अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम रावलपिंडी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और इसकी जो क्लास है, जो लेक्चर है वो है 4, पेज नंबर है 11। अब यहाँ से हमारे पास जो एक टॉपिक है, यहाँ पर इस पे जो भी आपके सामने एक पैराग्राफ है, इसमें एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स या मेटाबोलाइट्स को जिस तरह से एक्सक्रीट किया जाता है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हमारे सामने मौजूद है, जो आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसी लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम 2 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हल करेंगे। जनाब, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ तक तो तकरीबन वैसे ही है जो हमने पहले भी पढ़ा है। देखें, अगर हम ओवरवेलमिंगली अगर इसको समझें, नाइट्रोजीनियस वेस्ट या मेटाबोलाइट्स constitute the excretory products primarily in the catabolism of amino acids. The amino group जिसको NH2 भी कहते हैं is released, जिसे deamination कहते हैं। ठीक हो गया। Are transferred to another molecule for removal or reuse. Amino group not reused for recycling of amino acids, so it is essentially dissolved in water and excreted to avoid toxic rise in the plasma. अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपके अमाइनो एसिड होते हैं ना, रिसाइकलिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं अमाइनो ग्रुप्स के अंदर, तो वो पानी के अंदर एक तो डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे गुर्दे वगैरह उसको एक्सक्रीट करके तो बॉडी से जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि किसी किस्म के जहरीले जो है ना उसके मादे जो हैं वो ना बढ़े हमारे ब्लड प्लाज्मा में। ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये हमारे ब्लड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। Elevated levels of these waste can cause convulsions, coma and eventually death. यानी कि अगर इसका बढ़ता हुआ जो लेवल होता है ना, वो फिर हमें इस किस्म के मामलात में उलझा सकता है। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फिर इस किस्म के मामलात आ जाते हैं, कन्वल्जन्स हो जाता है, कोमा में जा सकते हैं या फिर मर सकते हैं। अच्छा जी, मोस्टली एक्सेस नाइट्रोजन इज़ एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स, यानी कि ज़्यादातर जो फालतू यानी कि जो एक्स्ट्रा जिसको कह सकते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या नाइट्रोजन है, इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स एज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो भी एक्सेस नाइट्रोजन होती है एनिमल्स के अंदर, उसको किस शक्ल में एक्सक्रीट किया जाता है? अमोनिया की शक्ल में, यूरिया की शक्ल में या यूरिक एसिड की शक्ल में। ये फिगर 15.5 में भी गिवन है, ये हम देख सकते हैं। आई थिंक ये फिगर 15.5 ही है, लेकिन अब इसमें फिगर का यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। बहरहाल इसमें देख लेते हैं, आगे चलते हैं। लोअर क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपाउंड्स, और फिर जो इसकी कुछ कम क्वांटिटीज़ होती हैं वो फिर कुछ और कंपाउंड्स की शक्ल में भी एक्सक्रीट की जाती है, सच एज क्रेटेनाइन, और ट्राई मेथिलाइन मेनाइन और ऑक्साइड, यानी कि ट्राई मेथाइल एमाइन ऑक्साइड। ये भी एक आपको पता है, जो भी मैं इससे पहले बता चुका हूँ, TMAO। ठीक है, इसको भी हम पढ़ चुके। तो इनकी शक्ल में भी जो स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं इनको भी एक्सक्रीट किया जाता है। एंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स एंड पिलिमाडाइंस, सो इस शक्ल में भी हो सकता है। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूराइन एंड राइनोडाइन basis produces significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine या xanthine। इसको xanthine भी पढ़ सकते हैं, xanthine भी पढ़ सकते हैं। सो ये मुख्तलिफ तरह के जो वेस्ट होते हैं ये भी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं। सो जनाब, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस शक्ल में, यानी कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में, यूरिया में या मुख्तलिफ चीज़ों में, और फिर उससे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को फिर आगे क्रेटिनाइन और ये सारे यूरिन के अंदर ज़्यादातर जो है वो एक्सपेल हो जाती हैं। सो जनाब, ये एक प्रोसेस है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं और अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम काम करेंगे। सो हम पेज नंबर 33 की तरफ चलते हैं। हमारे सामने आ गया जी फिल इन द ब्लैंक। इसमें हमारे सामने जो पहला ब्लैंक है वो है कि डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट्स। सो कोई भी जो चीज़ यहाँ पे ब्लैंक में हम डालेंगे वो एसोसिएट करनी चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी से टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट्स। तो वो क्या हो सकती है? वो आज़मो रेगुलेशन हो सकती है यकीनन, और आई एम श्योर आपको ये तो चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको आती है। और ये चीज़ अभी पढ़ी हमने, द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया टू डैश रिक्वायर्स द प्रिकर्सर ऑफ ऑर्निथाइन।
सो ऑर्निथीन जो है ना ये क्या चीज़ है, या ऑर्निथाइन क्या चीज़ है, ये ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लें। ये बेसिकली याद रखिएगा कि ये एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें अमोनिया से आप बनाते हैं यूरिया। सो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जो टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं ना, यानी जहरीले मादे, उनको खारिज कर देना, ख़त्म कर देना। तो उस प्रोसेस में अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यूरिया। ठीक हो गया जनाब। तो ये दो हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो अब तक हल हो गए हैं, अब तक पढ़े भी हैं हमने। अब हम चलेंगे जी क्वेश्चंस की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको टॉपिक्स करवाए थे उसमें इंशाल्लाह ताला अब ये दो क्वेश्चंस आपको मैं हल करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये भी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, अब इसका डिफरेंशिएट हम कर लेंगे ज़रा क्विक रिव्यू के अंदर। और इसके अलावा दूसरा सवाल है डिफाइन एनहाइड्रोबियोसिस विद एन एग्जाम्पल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चंस हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल के साथ ये चीज़ करवाई जाए। सो चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन तरतीब दिए हैं। सो जनाब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को और ऑस्मो रेगुलेटर्स को। डिफरेंशिएट के अंदर यही होता है, कोई 3 से 4 चीज़ें इनकी हम जो है ना वो लेकर चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। देखें, दे आर 99% मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो फिर 1% ऐसे भी होते हैं, कुछ लैंड में भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी मोस्टली मरीन की तरफ ही जाते हैं। वेयर एज ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं ना, ये मरीन भी होते हैं और लैंड यानी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स डू नॉट नीड टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू रेगुलेट्स आयन ग्रेडियंट्स। ये भी मैं इससे पहले आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। बट ऑस्मो रेगुलेटर्स नीड टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू रेगुलेट आयन्स ग्रेडियंट्स। तीसरा फ़र्क, जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं आपके, दे डू नॉट अंडरगो ऑस्मो रेगुलेशन, लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो आपके जो है ना ऑस्मो रेगुलेशन से गुजरते हैं, दे अंडरगो ऑस्मो रेगुलेशन। और एक और फ़र्क देख लेते हैं, जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं दे कैन सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। क्योंकि मरीन होते हैं, तो मरीन तो आपको पता ही है कि वो ज़ाहिर है एक सी है या ओशन वाटर है, तो फिर उसमें तो सैलिनिटी या नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। सो दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। हाउएवर जो ऑस्मो रेगुलेटर्स है दे कांट सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। सो ये इनके डिफरेंस थे जनाब। आई एम श्योर आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया है। दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि एनहाइड्रोबियोसिस ये क्या है, इसको डिफाइन करें और एक एग्जांपल दें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो ये कि एनहाइड्रोबियोसिस जो है ना वो एक स्टेट होती है, एक हालत होती है इन विच एन ऑर्गेनिज्म शोज मिनिमल साइंस ऑफ लाइफ ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन। चूँकि इससे पहले मैं ये बता भी चुका हूँ तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, आप ज़ाहिर है कि थ्योरी में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में ज़रा हम समझेंगे। तो वो ये है कि एनहाइड्रोबियोसिस जो है ना वो एक ऐसी हालत है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बहुत ही यानी इस तरह की वो स्टेट में चला जाता है जहाँ आपको समझ ही नहीं लगती कि ये मर चुका है या जिंदा है। यानी उसमें बहुत मिनिमम जो है ना वो साइंस रह जाते हैं, लाइफ के बेहिस्सो हरकत हो जाता है, गैर फाल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की बेतहाशा कमी की वजह से। देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल। उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं यानी जो एनर्जी की कन्वर्जन और वो खाने पीने का सिस्टम अंदर का, वो सारा एक जगह आकर जामद या साकित हो जाता है। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड सस्पेंडेड एनिमेशन। इस हालत को आप सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहते हैं। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए और यानी ख़त्म हो जाए, रुक जाए। मतलब जो एनिमेशन होती है, एनिमेट का मतलब ये होता है कि जो इंसान हरकत या जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो काम कर रहा होता है, सांस चल रही होती है, इसके अलावा उसमें साइंस नज़र आते हैं कि ये चीज़ लिविंग है। तो जो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो यानी उसमें कोई ऐसा साइन ना नज़र आ रहा हो कि वो लिविंग है इस वक्त, तो उसको कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। द ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ड्यू टू एनहाइड्रोबियोसिस, वो ऑर्गेनिजम्स जो एनहाइड्रोबियोसिस की वजह से या उस स्टेट में सर्वाइव करते हैं, दे इंक्लूड यीस्ट एंड बैक्टीरिया। उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं यीस्ट को, खमीर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जनाब, जो डबल रोटियां वगैरह और ये जो खमीर रोटी आप लेकर आते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है, इसको यीस्ट कहते हैं। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया याद रखिएगा प्लूरल है बैक्टीरियम का, बैक्टीरियम इसका सिंगुलर है। ठीक हो गया जनाब। अब इन्होंने कहा एक एग्जांपल भी दें, तो एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे पास आपके लिए और वो है टैडी ग्रेड्स।
टैडिग्रेड्स क्या होते हैं जनाब? ये पहले तो आप समझ लें कि जो टैडिग्रेड्स है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक अल्लाह ताला की मखलूक है जिसकी 8 टांगें होती हैं, और ये बहुत छोटी सी मतलब है, ये चीज़ है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज़म है जो कि राउंड अबाउट 0.1 या 0.2 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक लेंथ में होता है, और इसको नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल होता है। सो ये इनकी एग्जांपल है, दे सर्वाइव अ कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर बाय फॉर्मिंग अ नॉन एक्टिव ड्राई स्टेट, या जिसको आप कह सकते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये एक सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट में चले जाते हैं जिसमें ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, एंड दिस ड्राई स्टेट इज़ कॉल्ड अ टन। सो ये जनाब एक ऑर्गेनिज्म होता है टार्डिग्रेड्स। सो ये था जी हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। टार्डिग्रेड्स के हवाले से एग्जांपल भी आपको दी है, और ये बहुत छोटी सी एक अल्लाह ताला की मखलूक है, इसकी 8 टांगें होती हैं, और ये एक एग्जांपल है जो कि बहुत ड्राई या बहुत डिहाइड्रेटेड सिचुएशन के अंदर भी सर्वाइव कर लेता है। चलते हैं जनाब हम अपने टॉपिक की तरफ, और बैक टू पेज नंबर 11। यहाँ पर आपके सामने ये एक फ़िगर है, इसमें मुख्तलिफ आपको पता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स के कंपाउंड्स हैं, फिर उसके बाद ये उन्होंने मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया है कि जनाब किस तरह से ये इस पर काम कर रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक यू नो फ़िश, एक्वेटिक एनिमल उसे कहते हैं जो पानी की मखलूक होती है। फिर दूसरी तरफ मैमल्स हैं, यानी कि ये यूरिया ग्रुप के अंदर के जो हैं मैमल होते हैं दूध पिलाने वाले। इसी तरह मोस्ट एम्फीबियंस, एम्फीबियन कहते हैं जो चौपाए होते हैं, यानी 4 टांगों वाले, जिसमें ये आपको हाथी भी नज़र आ रहे हैं, शेर भी है ऑब्वियसली, शार्क्स भी उसमें होती हैं, लेकिन वो एम्फीबियन में नहीं आती। एम्फीबियन एक अलग कैटेगरी है, इसीलिए कॉमा लगा हुआ है। शार्क्स होगी, उसके अलावा बोनी फिशेज़ होगी। फिर उसके बाद आगे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बहुत से रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में ये आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं, छिपकलियाँ वगैरह। एंड लैंड स्नेल्स आ गए। स्नेल वो एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में दिखाऊंगा, पर अभी फ़िलहाल उसका ताल्लुक़ नहीं है। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये आई थिंक लिखा हुआ है रिलेशन टू हैबिटेट्स, ठीक हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मिटी हुई हैं। बहरहाल ये है रिलेशन टू हैबिटेट्स। सो इसमें सबसे पहले तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक्सक्रीशन के दौरान क्या क्या हम जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, तो उसकी क्या नेचर है। अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक एंड डिज़ोल्व्स क्विकली इन बॉडी फ्लूइड्स। अमोनिया के बारे में ये बताया गया कि ये बहुत जहरीली चीज़ है और ये बॉडी फ्लूइड के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। अब बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं जनाब, ये आपको पता है। अगर इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल लें तो खून है। दस इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी, इसीलिए इसको जिस्म के अंदर बहुत लो कंसंट्रेशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा हाई कंसंट्रेशन में होगी तो ये खून में शामिल होगी और फिर ये बहुत डेंजरस हो जाएगी। टू मेंटेन इट्स लो कंसंट्रेशन, तो अगर इसकी लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करना हो बिलो दैट ऑफ बॉडी रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, आल्सो टू एलिमिनेट इट इन यूरिन एज इट प्रोड्यूस। ठीक है, सो फिर जाहिर है कि हम ज़्यादा मिकदार में पानी पीते हैं और फिर इसको यूरिनेट के थ्रू जो है ना, यूरिनेशन के थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी यूरिनेशन प्रोसेस में ये ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। दिस इज़ पॉसिबल इन एन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में भी ये चीज़ जो है ना ये पॉसिबल होती है, चल रही होती है। Therefore, ammonia kept as the excretory product of the animals inhabiting hypotonic, for example fresh water। खैर ये चीज़ें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। About 500 milliliter water is needed to excrete 1 gram of ammonia nitrogen। I think ये 1 ही लिखा हुआ है, या इससे पीछे कुछ था, शायद ये 1 ही होगा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें इसमें मिटी हुई भी हैं। तो तकरीबन 50 मिलीलीटर वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1 मिलीलीटर अमोनिया नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक हो गया जनाब। बाकी मज़ीद क्वांटिटीज़ भी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेयर करूँगा। ये एक साइकिल है, ये एक यूरिया साइकिल है जनाब। ठीक हो गया जनाब। और इस यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे ऑर्निथीन। तो ये एक साइकिल होता है जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं, और ये पूरा एक साइकिल बना हुआ है जिसमें अमोनिया यूरिया जो है ना वो इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर वो जाहिर है एक्सक्रीट होते हैं।
आगे चलते हैं जनाब और देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ है। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी कम हो, अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो फिर अमोनिया जो होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे नहीं रखा जाता, यानी जब एक्सक्रीशन होती है, एक्सपेल होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें अमोनिया शामिल नहीं होता। द अदर अल्टरनेटिव इज़ टू चेंज इट इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज यूरिया। फिर एक दूसरा जो अल्टरनेटिव होता है ना वो ये होता है कि इसको कम जहरीले मादे में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसे यूरिया कहते हैं। अब आप यकीनन समझ गए होंगे। सो यूरिया रिक्वायर्स ओनली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल। तो जो यूरिया होता है ना उसे सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है ताकि वो इसका जो नाइट्रोजन है उसको रिमूव कर सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर वाटर की रिक्वायरमेंट देखी जाए यहाँ पर तो 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है अमोनिया नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए। लेकिन अगर पानी की कमी हो तो फिर उस सूरत में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो यूरिया बनाने के लिए सिर्फ 50 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है। चलो जी, हेयर एक्सक्रीटी नाइट्रोजन इज मेटाबॉलिकली कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल, जो भी मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिसका नाम मैंने आपको बताया ऑर्निथीन। इन द एनिमल इनहेबिटिंग एनवायरनमेंट विद रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल मैमल्स। तो ये जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं, ज़मीनी जानवर, इनमें अगर कभी पानी की सप्लाई कम हो जाए तो फिर वहाँ पर इस तरह अमोनिया से यूरिया का प्रोसेस बनता है, जिससे वो जो अमोनिया होता है ना, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो लेस टॉक्सिक मटेरियल यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एंड चलें, अब एनिमल्स इनहेबिटिंग एनवायरनमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई रिक्वायर एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। आसान है कि जो एनिमल्स की इनहेबिटिंग एनवायरनमेंट होती है जिसमें बहुत शदीद पानी की कमी होती है, दे रिक्वायर्ड एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो उन्हें ज़ाहिर है इस किस्म की चीज़ चाहिए होती है कि जिसमें वो इस किस्म के जहरीले मादों को आसानी के साथ एक्सक्रीट कर दें, और उसमें पानी की भी कमी होती है तो उनको पानी भी कम यूज़ करना पड़े। ओनली 1 मिलीलीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो फिर अगर अमोनिया को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में, तो उसके लिए आपको 1 मिलीलीटर पानी की ज़रूरत होती है 1 ग्राम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए यूरिक एसिड में। देयरफॉर द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल जैसे कि मैंने भी बताया जिसमें क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, जिसमें स्नेक्स आ जाते हैं, बहुत सी जो है ना वो छुपकलियाँ, लिजर्ड्स वगैरह आ जाती हैं, और बर्ड्स हैं दैट इनहेबिट एरिड एनवायरनमेंट। एरिड कहते हैं जो बिल्कुल बंजर होती है वो जगह जहाँ पे पानी और इस तरह का सब्ज़ा वगैरह कम होता है। दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिससे वो उनका जो एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है हार्मफुल, ये जिसको हम टॉक्सिक भी कह सकते हैं, वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके उसको खारिज कर देते हैं। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग एमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, दे आर कॉल्ड एज अम्यूनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरियोकोटैलिक, यानी यूरिकोटैलिक, यानी इनको ये कहा जाता है। यानी कि जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे होते हैं उसे एमोनोटैलिक कहा जाता है, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसे यूरियोटैलिक कहते हैं, और इसी तरह जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उसे यूरिकोटैलिक कहते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। सो यूरिटली एंड यूरिकोटली आर एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन देयर हैबिटेट्स। और फिर वो ये चीज़ इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है कि ये एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस है, यानी इर्तका हुआ है वक्त के साथ साथ कि जो उनके हैबिटेट्स हैं उसके अंदर ये इर्तका हुआ है, जिससे वो यूरिया या यूरिक एसिड में जो क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो फिर उन्हें मजबूरन यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाइट्रोजन को डायरेक्ट पानी के ज़रिए एक्सक्रीट किया जा रहा है तो उसके लिए पानी की बड़ी क्वांटिटी चाहिए, जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ। तो एज़ कम्पेयर टू यूरिया या यूरिक एसिड उसमें पानी की क्वांटिटी कम ज़रूरत पड़ती है, इवन 1 मिलीलीटर तक। जैसे 50 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है यूरिया के लिए, तो 1 मिलीलीटर चाहिए होता है यूरिक एसिड के लिए। तो इसलिए ये इन्होंने अपने आप को एवोल्यूशन से ज़रिए, यानी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन के ज़रिए अपने आप को इसके अंदर ढाला है, इस हैबिटेट के अंदर। एनिमल्स हैव अडॉप्टेड नॉट ओनली द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी जानवरों ने ना सिर्फ अपने आप को ढाल लिया है यानी कि उस केमिकल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बट आल्सो द वेरियस अडाप्टेशंस हैव बीन कंटेन्ड, और फिर उनके अंदर बहुत सारी जो अडाप्टेशंस है वो होती हैं टू प्रोवाइड डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर,
कि जो उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ तनव्वो लेके आती हैं, डाइवर्सिटी लेके आती हैं, यानी कि वेराइटी लेकर आती हैं, वेराइटी भी कह सकते हैं। द मेन रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब चलते हैं जनाब इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स की तरफ और उसको समझते हैं और फिर अपने लेक्चर को भी वाइंड अप करते हैं यहाँ तक। देखिए हाइड्रा है, फिर प्लानरिया है, इस तरह की चीज़ें। अब एक्सक्रीशन अगर हम हाइड्रा में देखें, इस लेक्चर की हद तक हम हाइड्रा को समझेंगे। हाइड्रा मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक सिनिड्रेडियन है, इट डज़ नॉट हैव स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इसमें कोई ऐसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। सो इन इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स इट सिंपली डिफ्यूज इनटू द आइजोमोटिक सराउंडिंग। तो ये सिंपल जो है ना, ये डिफ्यूज़ हो जाता है आइजोमोटिक सराउंडिंग के अंदर। ठीक हो गया जनाब। तो ये सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर प्लानेरिया है, तो एक्सक्रीशन इन प्लानेरिया क्या होती है? प्लानेरिया द एनिमल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म्स, ये एक तरह के कीड़े होते हैं। दे हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका एक बड़ा छोटा सा ट्यूबुलर यानी कि ट्यूबुलर जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसको प्रोटोनेफ्रिडियम भी कहते हैं। ठीक है। और जो प्रोटोनेफ्रिडियम जो होता है ना, इट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स जिसके अंदर कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, एंड इट इज़ स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, उनकी पूरी बॉडी में वो फैला होता है। और फिर उसके जो एक सेलुलर जो उसकी पूरी एक कैपिलरीज होती हैं, वो इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल। ईच फ्लेम सेल हैज़ अ टफ्ट ऑफ सिलिया, हर फ्लेम सेल का जो एक है ना, उसका एक टफ्ट होता है सिलिया का, यानी बारीक सी उसकी वो सिलिया होती है। हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटेस्टिनल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम, और फिर वो उसका पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो फैला देती है उस फ्लूइड को ट्यूबुलर सिस्टम में। द बीटिंग ऑफ सिलिया लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, यानी कि जैसे एक आपने देखा होगा भड़कता हुआ शोला, जैसे आप मोमबत्ती जलाएं तो उसकी जो लो होती है, जो शोला होता है, जब वो हिल रहा होता है हवा से या भड़क रहा होता है, तो उसका सीलिया की भी बीटिंग बिल्कुल इसी तरह होती है। देयरफॉर दीज सेल्स आर टर्म्ड एज फ्लेम सेल्स, इसीलिए इनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो फ्लेम है ना, इसका मतलब होता है शोला। जैसे आप माचिस की तीली जलाते हैं तो उसका शोला होता है, आपको पता है, और फिर वो फड़क रहा होता है हवा से, और वो अगर आप फूंक भी मारे तो, इसीलिए इसको फ्लेम सेल कहते हैं। द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स, और फिर वो ड्रेन हो जाता है, यानी कि बहा कर ले जाता है उसको एक्सक्रीटरी डक्ट्स में, यानी डक्ट कहते हैं उसकी नालियों की तरफ। विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रोडियोपोर्स, सो नेफ्रोडियोपोर्स की तरफ वो जो है ना, वो खुल जाती हैं। फ्रेश वाटर फ्लैटफॉर्म्स एक्सक्रीट वेरी डिल्यूट यूरिन, जो फ्रेश वाटर के होते हैं ना, फ्रेश वाटर का आपको पता ही है, जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें लेस कंसंट्रेशन ऑफ सलाइन या इसकी होती है नमक की, तो वो बहुत पतला यूरिन जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं, यानी बहुत डिल्यूट यूरिन होता है, जैसे पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। द पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म, ये जो तोफैली होते हैं, जो पैरासाइटिक होते हैं, जिनको पैरासाइट्स भी कहते हैं, विच आर आइसोटोनिक टू द होस्ट एनवायरनमेंट, जो कि जाहिर है फिर होस्ट के एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होते हैं। दे मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और फिर वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिपॉजिट करते हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ज़्यादातर बच्चों के जो पेट में कीड़े होते हैं, जिनको पैरासाइट्स कहते हैं, ये वही चीज़ है, उस तरह की चीज़ है पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स। ठीक हो गया। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ आ गई है इस लेक्चर की। इसमें मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।